नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बलमूंचू की फिर से कांग्रेस में घर वापसी हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में दोनों ने पार्टी की फिर से सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद सुखदेव भगत जहां बीजेपी में शामिल हुए, वहीं प्रदीप बलमूंचू ने आजसू का दामन थामा था। दोनों को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। सुखदेव भगत लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे थे, वहीं प्रदीप बलमूंचू का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों की कांग्रेस में वापसी से पार्टी में नया समीकरण बनने की बात कही जा रही है। कोल्हान क्षेत्र में प्रदीप बलमूंचू का प्रभाव काफी जोर माना जाता है। वहीं प्रदीप बलमूंचू मजदूर राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। जदय दुबे जी और हमारे साथी आज एक साथ दोनों पुनः इस कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, सुखदेव भगत जी। सबसे पहले तो मैं अविनाश जी का और आला कमान का विशेष धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हम पुनः कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। मेरे लिए आज अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि परिस्थिति जन ने जो मैंने राजनीतिक भूल की थी, आज उस भूल को सुधारने का हमारे प्रभारी सह प्रभारी के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, सीएलपी के माध्यम से, डॉक्टर अजय जी के माध्यम से सुधारने का अवसर। वहीं संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश की सुरक्षित भविष्य के लिए देश के अतीत को याद रखना और उससे सीख लेना बेहद अनिवार्य है। इसलिए सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। वहीं राष्ट्रपति के संबोधन पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना काल में बेहतर काम हुआ। आर्थिक विकास के लिए आम लोगों की चिंता करने वाली ये सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत महान देश बनने की ओर अग्रसर है। भाषण में हम सब लोगों को सुनने का अवसर मिला। देश के बढ़ते हुए आर्थिक विकास, आम लोगों की चिंता करने वाली सरकार, कोरोना के कालखंड में भारत की सरकार ने जिस ढंग से सेवा का काम किया है और आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया का तीसरा आर्थिक अर्थव्यवस्था ये भारत बनने वाला है। और हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केंद्र की सरकार की जिस प्रकार से मान और सम्मान देश का बढ़ाने का काम किया, इन सारे विषयों पर जिसको कह सकते हैं भारत के समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, उन उपलब्धियों को आज रखने का काम किया। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। सवाल यह है कि अगला डीजीपी आखिर कौन होगा, क्योंकि परंपरा के अनुसार आज फेयरवेल का आयोजन नहीं किया गया। नियम के मुताबिक आखिरी दिन डीजीपी को शाम 5 बजे तक नए डीजीपी को चार्ज देना होता है, लेकिन अभी तक नए नाम को ही तय नहीं किया गया। डीजीपी जैसा महत्वपूर्ण पद, कहते हैं ना, डीजीपी जो हेड ऑफ द पुलिसिंग होता है, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट होता है। इस पर त्वरित झारखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
और राजधानी रांची के मोरहाबादी में फूटकर दुकानों को बंद करा दिया गया है, जिसे लेकर 3 दिनों से सभी वेंडर धरने पर बैठे हैं और अब कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं, क्योंकि कई वेंडरों के घरों में अब चूल्हा नहीं जल पा रहा। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन का निर्णय कहीं से भी जायज नहीं, क्योंकि सभी दुकानदार ईमानदारी से काम करते हैं और वो गोली चलाने वाले नहीं हैं। हम लोग परिवार चलाने वाले हैं, हम लोग गोली चलाने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद अगर गोली चलाने की घटना हुई है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी हुई है, होटल ताज में गोलीबारी हुई है, होटल ताज बंद नहीं किया गया, कोई कोर्ट परिसर बंद नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल अतार्किक है और मुझे लगता है कि जो हुक्मरान है यहाँ पे, जो तानाशाही नीति अपनाते हैं, जो अफसर हैं, वो गलत फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को या फिर अपने आला अधिकारियों को। इस कारण से जो तानाशाही रवैया जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है। और रामगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग के फाटक खुले रहे और पटरियों पर मालगाड़ी गुजरती रही। मुसाफिरों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों फाटक खुले हुए हैं और उस फाटक के बीचों बीच पटरियों से धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजर रही है। ये नजारा है गोला से रांची जाने वाली सड़क का। चारू गांव के पास इस सड़क के बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजरती है, इसलिए मुसाफिरों को हादसे से बचाने के लिए वहां रेलवे क्रॉसिंग तो जरूर बनाया गया, लेकिन लापरवाही का नजारा देखिए। मालगाड़ी गुजर रही है और दोनों फाटक खोले हुए हैं। गोला से रांची की ओर जा रहे मुसाफिर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे ही थे कि ऊपर से उठे दोनों फाटकों के बीचों बीच से मालगाड़ी गुजरता देखकर दंग रह गए। कई यात्रियों ने ऐन मौके पर ब्रेक लगाया और हंगामा मचाने लगे। तभी अचानक गेटमैन की नींद टूटी और दोनों फाटकों को बंद किया गया। तब तक मालगाड़ी के पहिए भी थम गए थे। रामगढ़ के गोला से सामने आई लापरवाही की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है, जहां धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजरती रही और गेट खोलकर गेटमैन सोया रहा। हालांकि राहगीरों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, वरना थोड़ी सी भी चूक होती तो सोचिए यहाँ बर्बादी का कैसा खौफनाक मंजर नजर आता। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं कोडरमा में कोयला लदी मालगाड़ी के बोगी से धुआं निकला देख रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगने की संभावना को खत्म कर दिया। ये मालगाड़ी यूपी के लिए जा रही थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरह जांच कर ट्रेन को रवाना कर दिया है। इसमें वो पूरा लोड चेक करके 4:05 में उन्होंने बोला कि 8 वागन में स्मोक है ना। तो हम लोगों ने उसी समय 4:10 में फायर ब्रिगेड गाड़ी को जो है कॉल कर लिया। 5 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और ये गाड़ी डाउन फर्स्ट लूप में रहने के कारण, मेल एक्सप्रेस रहने के कारण पावर ब्लॉक जो है हम लोग को 6:45 से 7:45 तक मिला, जो कि डाउन फर्स्ट लूप में 2 गाड़ियां का जो धुआं निकल रहा था पीछे से 8वां और 9वां, उसको बुझाया गया। वहीं रामगढ़ के गोला रोड रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हर समय मौत से जूझना पड़ता है। पटरियों पर दौड़ते भागते ट्रेन पकड़ते हैं और वापस उन्हीं पटरियों से गांव घर लौटते हैं। पटरियों पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर रही है। मौत बस चंद फासले की दूरी पर ही है, फिर भी ये बुजुर्ग उन पटरियों से गुजरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नजारा है रामगढ़ के गोला रोड रेलवे स्टेशन का। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे दर्जनों गांव बसे हैं। उन गांव के ग्रामीणों को जब भी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना होता है, जान पर खेलकर पटरियों से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।
पटरियों पर दौड़ती भागती ट्रेन से लुका छिपी करते हुए जब सही सलामत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। है ओवर ब्रिज होला से तनी जनता के सबके सुविधा बने के चाहिए। बरकाकाना रामगढ़ रूट पर पड़ने वाले गोला रोड रेलवे स्टेशन के रास्ते दिन रात एक्सप्रेस से लेकर मालगाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। ऐसे में इन मुसाफिरों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन छूटने को होती है तो हैरान परेशान यात्रियों को उस ट्रेन पर सवार होने के लिए पटरियों पर जानलेवा दौड़ लगानी पड़ती है। आए दिन मैंने ट्रेन का आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता है और एक व्यक्ति को एक दूसरे से रेलवे लाइन पार होने में काफ़ी असुविधा होती है। फुट ओवरब्रिज रहने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा होगी। बहुत सी परेशानी होती है, जैसे किसी को ट्रेन ही पकड़ना है तो उसमें मतलब जल्दी उन लोग ट्रेन भी नहीं पकड़ पाते हैं और इसमें जाने की भी संभावना बनी रहती है। आए दिन मतलब दुर्घटना होती ही रहती है। रामगढ़ के मुसाफिर हर दिन खतरों से खेलते हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं और उन्हीं खतरों से जूझते हुए वापस मंजिल तक पहुंचते हैं। रेलवे के आला अफसर अपनी आंखों से ये नजारा देखते भी हैं, लेकिन किसी ने मुसाफिरों की परेशानी दूर करने की पहल अब तक नहीं की। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं रांची के नगरी में बाइक चोरी करना एक चोर को महंगा पड़ गया। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोर बीती रात छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचा और पीछे के दरवाजे से बाइक को बाहर निकाल लिया। ठंड की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी चोरी पकड़ी गई। चोर मन के माफ और वहीं धनबाद में रेलवे केबल चोरी करने वाले एक महिला सहित 2 पुरुष को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों ने केबल चोरी करते महिला को और पुरुष को पकड़ा, आरपीएफ के हवाले कर दिया। दरअसल आए दिन केबल चोरी की घटना लगातार हो रही थी, जिससे रेलवे के साथ आम लोग भी परेशान थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी के केबल भी जब्त किए हैं। बहुत केवल पड़ा हुआ है और रात में भी 2 चोर पकड़े और थाना वाला भी फोन किए, थाना वाला बाद में आया और आरपीएफ लोग लेके चला गया। यहाँ यहीं पर पकड़े। पुलिस और प्रशासन या आरपीएफ अपने कर्तव्यों के लिए बिल्कुल कटिबद्ध और इस तरह किसी भी अपराध कर्मी को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये लोग पैर पसारेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, परंतु एक भी अपराधी पुलिस से बच नहीं। वहीं धनबाद के लोयाबाद में पुलिस ने एक साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक पैदल घूम रहे थे। पुलिस को तीनों पर उस वक्त शक हुआ जब तीनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने तीनों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तीनों युवकों पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं था। और इस वक्त सुप्रियो भट्टाचार्य कुछ बातें कह रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कैसे कैसे जो निजी कंपनियां हैं उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनाते हैं। ये उनका अपना जो एक्सपीरियंस था, उनको अब लग रहा है कि शायद अभी भी इस राज्य में वही सब चीजें चल रही है। और अब तो भाजपा का हर नेता रोज एक बार करके सामने आता है और अपना जो
जो फ्रस्ट्रेशन, जो तिलमिलाहट है, जो चिड़चिड़ापन, उसको सामने रख रहे हैं। स्टार ब्रदर्स का नाम लेकर उन्होंने बड़ा तारीफ अपनी पढ़ी कि हम लोग किस प्रकार से स्टार ब्रदर्स को मदद पहुंचाए। वो बोले कि तथ्य के साथ आइए ना, तो हम भी तो वही बात कहते हैं कि तथ्य के साथ आप आइए ना। आपके तत्कालीन एडवोकेट जनरल ने आपके निर्देश पर जो हलफनामा दिया था, और राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुई गैंगवार की वारदात में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। रांची पुलिस ने शूटआउट में शामिल 2 शूटरों समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा सहित कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। दोनों शूटरों के नाम आशु और ज्ञान रंजन बताए गए। हालांकि रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बोकारो के चास की यदुवंश नगर में चाकू मारकर मोनू नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। रोशन कुमार उर्फ छवि नामक युवक घायल हुए। यदुवंश नगर के पीपल चौक की ये पूरी वारदात है। मृतक अन्य साथियों के साथ आग ताप रहा था और तभी कुछ लोग आए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना गहरा गया कि एक युवक ने चाकू निकालकर मृतक के ऊपर वार कर दिया। अस्पताल लाने के दौरान घायल की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। जेहरा में हम पार हो रहे थे यदुवंश नगर से जेहरा में, तो जब वहाँ पे सब रहता है, लड़का लोग मोहल्ला का बच्चा लोग बैठता उठता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको मालूम नहीं, सर झगड़ा वहाँ पे हो गया एकाएकी, ठीक ना। लाइट में लात मोनू जो है, मोनू जो कर गया वो आग में लात मार दिया, ठीक ना। तो पूरा अंधेरा हो गया और झगड़ा वहाँ पे चालू हो गया, ठीक ना। हमको लगा कि चलो गुस्सा में कुछ ये लोग कर रहा होगा और चारों तरफ से सर देखे कोई लड़का मुंह बांध के और लड़का लोग घुसा चारों तरफ से। यदुवंश नगर फील्ड में वहाँ पे बाजू में बागल के फील्ड में हम बैठे हुए थे। वहाँ पे ये लोग का आपस में बातचीत चल रहा था। उसी संबंध में कुछ विवाद हो गया। कुछ विवाद के बाद ये लोग क्या हुआ, उसमें से कुछ लोग हथियार लेके खड़े थे, ऐसा मेरे सुनने में आया। और उनकी बहन वहाँ खड़ी थी, उनकी सगी बहन जो कि आवाज़ सुन के वहाँ पे दौड़ी और वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद वो देखी कि उनके भाई को 4-5 लोग पीट रहे। 3-4 लड़का आग ताप रहा था, उसी में आपस में झगड़ा किया है और चाकूबाजी में एक हत्या हो गया, जिसका जो मरा है उसका नाम मोनू है। और घायल कितने हैं? वो मार पीट करने वाला में ही वो एक्यूज पक्ष है जिसको घायल। कितना लोग हैं? एक। वहीं गढ़वा के टंडवा में शॉर्ट सर्किट से एक टायर दुकान में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीषण आग में दुकान के ऊपर रह रहे घर वाले फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने छत तोड़कर उनकी जान बचाई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ऊपर छत पर घर में सोए हुए थे। आगे रूम में हमारी बच्ची और परिवार थी, हम पीछे रूम में सोते थे। बाबू आके जगाई कि पापा देखिए ना क्या खड़ाक आवाज़ कर रहा है। तो हम उठे, दरवाज़ा खोले सीढ़ी का, देखे कि पूरा गैस धुआं। तो खोल दरवाज़ा को बंद किया, ऊपर का सामने वाला रेलिंग का गेट जो है उसको चाबी से खोल कर हम कराकट पर आगे की ओर कूदे फिर नीचे उतरने की कोशिश, तब तक हम फेंका गए नीचे। और जल में रहने वाली मछली इंसानों को भी जिंदगी देने का काम करती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के गीतलसू डैम में मछुआरे दूसरे युवाओं को रोजगार का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बहुत सुंदर है, बहुत।
रांची के अनगढ़ा प्रखंड का गेतल सूद डैम सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि 70 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी देता है। दरअसल डैम के पास बसे महेशपुर बगान टोली में रहने वाले 70 मछुआरे के परिवारों की जिंदगी इसी पानी के भरोसे चल रही है। ये मछुआरे महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति सोसाइटी के जरिए गेतल सूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए मछली पालन का काम करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं अनगढ़ा प्रखंड के महेशपुर में, जहां गेतल सूद डैम में किस तरीके से मछली का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ सोसाइटी के कलेश नायक जी, हम उनसे बात कलेश जी, जिस तरीके से आप लोग मछली पालन यहाँ पर कर रहे हैं, किस पद्धति से कर रहे हैं? सोसाइटी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें RFF एवं पेन कल्चर में दोनों में काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ग्रुप में लगभग 66 आदमी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। दरअसल गेतल सूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। सोसाइटी के तहत हर दिन मछुआरे अपने घरों से निकलकर बोट के जरिए डैम के बीचों बीच बने केज का रुख करते हैं। केज कल्चर के जरिए हर दिन सेल से मछली निकाली जाती है और खुदरा कारोबारियों को मछली बेची जाती है, जिसके लिए मछुआरों की एक टोली हर दिन सुबह बोट के जरिए केज तक पहुंचती है। हम इस समय मौजूद हैं गेतल सूद डैम के बीच धारा में, और हमारे साथ कुछ मछुआरे हैं जिनकी ज़िंदगी हर दिन इसी तरीके से बोट के जरिए, वो जो सामने केज आप देख रहे हैं उस केज तक पहुंचती है, वहीं पर मछली पालन किया जाता है। आप लोग क्या इसी तरीके से हर दिन बोट से वहां जाते हैं? जी हाँ, डेली का हम लोग का रूटीन है। सुबह में 5 बजे हम लोग जो है डेली का यही ग्रुप जाके मछली निकाल के सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग का यही डेली का दिनचर्या है ना। आप घर में कौन कौन है? मेरा घर में मम्मी पापा, मेरा बहन, मेरा भाई, हम लोग 5 परिवार हैं। और हम लोग यहाँ सुबह में हम लोग मछली निकालते हैं, जो व्यापारी सबको हम लोग डीलिंग करते हैं। रोमांचक अनुभव है, और रोमांचक अनुभव हर दिन घर से निकलना, बोट के जरिए केज तक जाना, मछली मारना, वहाँ से मछली को निकालना और निकालने को फिर बाज़ारों तक पहुँचा के फिर जो आमदनी होती है उसी आमदनी से परिवार चलता है। हम चलेंगे केज तक भी, वहाँ दिखलाएंगे किस तरीके से मछली पाली गई है, और हम एक नज़ारा आपको बोट से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। डैम के बीचों बीच बने केज कल्चर तक पहुंचने से पहले पैन कल्चर का नजारा दिखता है। इस कल्चर के जरिए डैम के एक हिस्से में जाल बिछाकर मछली पालन किया जाता है। पैन कल्चर में मछली निकालने का काम साल में 1 या फिर 2 बार होता है, क्योंकि इसमें मछली का उत्पादन 3 टन से भी ज्यादा होता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब 50 से 60 लाख की आमदनी मछुआरों को होती है। घेरावा टाइप का जो दिख रहा है आपको लंबा सा, ये इनको हम लोग बोलते हैं पेन कल्चर, जिसमें हम लोग 8-10 प्रकार की मछलियाँ यहाँ प्रजाति डाल के काम करते हैं। इसमें जैसे प्रजाति का नाम हो सकता है जैसे रेहू, कतला, मिर्गल, तेलपिया हो गया, आपका पंगासे हो गया, और भी जंगली मछली जो भी इस RFF या पेन कल्चर में हम लोग डाल के पालन करते हैं। गेतल सूद डैम के बीचों बीच बने केज पर पहुंचने के बाद चारों तरफ मछली ही मछली नजर आती है। केज पर बने 80 सेल पर बने पंगास और तेलपिया मछली पाली गई है। केज कल्चर के जरिए हर दिन करीब 500 किलो मछली निकाली जाती है। ऐसे में सोसाइटी से जुड़े हर मछुआरे को महीने में 20 से 30 हजार तक की आमदनी होती है। इन्हीं पैसों से परिवार के बच्चों की शिक्षा और शादी ब्याह जैसी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। अगर आप भी मछली को खाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उससे आमदनी करना चाहते हैं, तो आप भी केज कल्चर को अपना सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अगले इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।